वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। प्लांट बॉडी की फंक्शनिंग के बारे में बात होगी। इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आता है। इससे पहले कि हम इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करें, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इंफॉर्मेशन का लिमिट इन लेक्चर्स में रहेगा दैट वुड बी स्ट्रिक्टली एज पर योर एनसीईआरटी टेक्स्ट। क्योंकि जब भी आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपेयर होना पड़ता है जैसे नीट में, तो आपका जो स्टैंडर्ड डिटरमाइन होता है वो होता है बाय द एनसीईआरटी टेक्स्ट। तो हम इसमें इंफॉर्मेशन का लिमिट एनसीईआरटी टेक्स्ट ही फिलहाल रखेंगे। तो अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी में किस तरीके से आपका ये जो यूनिट है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से किस तरीके से ओपन हुआ है यहां पे। तो पहला स्टेटमेंट हम यहां पे देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीच द टॉप ऑफ टॉल ट्रीज और फॉर दैट मैटर हाउ एंड व्हाई सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, whether all substances move in the similar way in the same direction and whether metabolic energy is required for moving substances। ये आपके टेक्स्ट की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये आप ही से शुरू कर देती है। ये आप ही से पूछती है कि क्या आपने कभी इस चीज पे गौर किया है कि अगर ये एक प्लांट की बॉडी है, यहां पे हम ड्रा करेंगे एक प्लांट की बॉडी है, ये इस प्लांट की बॉडी के रूट्स हुए और ये इसका स्टेम मान लीजिए, इसके बाद इसके अदर पार्ट्स होते हैं, ये इसके लीव्स हुए। ये एक प्लांट बॉडी की बात हम कर रहे हैं। क्या आपने, आप ही से पूछा जा रहा है, क्या आपने कभी इस चीज के बारे में गौर किया है कि कैसे रूट से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होके फिर स्टेम में चले जाते हैं और फिर स्टेम के टिप तक जाते हैं और फिर लीव्स में जाते हैं। और इसके बाद क्या आपने कभी इस चीज को लेकर भी गौर किया है कि ये जो लीफ है इट इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ये फूड फैक्ट्री है किसकी? प्लांट की, क्योंकि इसी में फोटोसिंथेसिस होती है। इसको कभी कभार आप किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। तो क्या कभी आपने गौर किया है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको आप फोटोसिंथेट्स कहते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक प्लांट फोटोसिंथेसिस के बाद प्रिपेयर करता है जिनको आप फोटोसिंथेट्स कहते हैं, वो कैसे इन लीव से निकल के स्टेम में चले जाते हैं फिर रूट तक आते हैं। और क्या आपने कभी इस चीज को लेकर भी गौर किया है कि ये एक प्लांट बॉडी की एक सेल है और एक सेल से दूसरे सेल तक कैसे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है? क्या इसके बाद आपने कभी ये भी गौर किया है कि ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसकी क्या डायरेक्शन होती है? जैसे मैं आपको यहां पे बताऊं, आगे जाके उस पर डिस्कशन होगी। वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, ये रूट से लेके स्टेम तक चला जाएगा क्योंकि रूट्स के जरिए वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा और फिर ये आगे चला जाएगा इस तरीके से। इट इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। और इसके बाद अगर आप देखेंगे इन फोटोसिंथेट्स वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुए, जैसे ये स्टार्च बनाते हैं प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फूड बनाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये फूड यहाँ पे फोटोसिंथेट्स यहाँ पे बनते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फिर इनका मूवमेंट धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक होता है और फिर धीरे धीरे यहाँ तक होता है, रूट्स में चला जाता है। फिर कुछ स्टोरेज ऑर्गन्स भी होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं, स्टोरेज ऑर्गन्स। और फिर उसके बाद इस फूड को री एक्सपोर्ट करते हैं। री एक्सपोर्ट का मतलब है कि जब फिर जरूरत पड़े फिर एक्सपोर्ट किया। यहां से
लीव से हमने फूड को एक्सपोर्ट किया टू स्टेम, स्टेम टू रूट्स, फिर कभी कभार कई प्लांट्स में रूट्स में फूड स्टोर रहता है, कई प्लांट्स में स्टेम में फूड स्टोर रहता है, फिर इसको री एक्सपोर्ट करना पड़ता है कि जहां पे जरूरत हो, जब जरूरत हो वहां पे री एक्सपोर्ट करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं मल्टी डायरेक्शनल फ्लो। इट इज नोन एज मल्टी डायरेक्शनल फ्लो। तो आपने यहां पे समझा कि जाइलम के थ्रू जब वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं तो इसका जो फ्लो होता है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, और जो फूड का फ्लो होता है, फोटोसिंथेट्स का फ्लो होता है, दैट इज मल्टी डायरेक्शनल। चलिए आगे जाके देखते हैं किस तरीके से बात चलती है आगे। Plants need to move molecules over very long distances much more than animals do. They also don't have any circulatory system in plants. ये बात की जा रही है कि जितना ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स का करना पड़ता है एनिमल बॉडी में, उससे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, आप इस तरीके से समझे इस चीज को कि मान लीजिए एक एनिमल की बॉडी आप ड्रा कर लीजिए। फॉर एग्जांपल किसी एनिमल की बॉडी हमने ड्रा की, ये एक एनिमल की बॉडी हमने यहाँ पे रफ स्केच बना दिया। अब एक एनिमल में यूजुअली जो बड़े एनिमल्स हैं इनमें इन प्लेस होता है एक सिस्टम जिसको आप कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस इज द सिस्टम विच वी कॉल ए सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम से सर्कुलेशन ऑफ मूवमेंट्स होता है इन द प्लांट्स, सॉरी इन द एनिमल्स। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट्स है, प्लांट्स हैव नो सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट्स में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, देयर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम। और कंपैरेटिवली जब हम बात करेंगे बड़े प्लांट्स के बारे में, अगर हम बड़े प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम होता है, मान लीजिए एक बड़े प्लांट की हम बात कर रहे हैं, सीक्या प्लांट की हम बात कर रहे हैं, चिनार की हम बात करें, बड़े ट्रीज की बात करें, तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस में इसका ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है हमें मॉलिक्यूल्स का। जबकि एक एनिमल बॉडी में लिमिटेड मूवमेंट करना है हमने मॉलिक्यूल्स का, और एक एनिमल बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है और वो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है प्लांट बॉडी में। चलिए, water taken by roots has to reach all parts of the plant up to very tip of the growing stem. तो यही बात की जा रही है कि वाटर जो रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब होता है, इसको स्टेम, लीव्स और टॉप ऑफ द प्लांट तक पहुंचना है। इसके बाद द फोटोसिंथेट्स or the food synthesized by the leaves has also to be moved to all parts including the root tips embedded deep inside the soil. देखिए, इसके बाद ये बात की जा रही कि जो फोटोसिंथेट्स बनते हैं, फोटोसिंथेट्स का अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो ये है फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इन द लीव्स। इस फूड को भी फिर लीव से निकल के स्टेम में जाना है, बल्कि रूट के टिप्स तक जाना है। Movement across short distances, say within the cell, across the membrane and from cell to cell within the tissue has also take place. ये बात कही जा रही है। इसके बाद सेल टू सेल भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, टिश्यू टू टिश्यू भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। To understand some of the transport processes that take place in plants, one would have to collect one's basic knowledge about the structure of the cell and the anatomy of the plant body. ये यहाँ पे बात की जा रही है, टेक्स्ट आपको इस तरीके से समझा रही है कि अगर आपको फिजियोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में अंडरस्टैंड करना है तो आपको बेसिक कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स प्लांट के पता होने चाहिए, जैसे रूट का स्ट्रक्चर, स्टेम, लीव्स क्या होता है। We also need to revisit our understanding of diffusion besides gaining some knowledge about the chemical potential and ions. हमें इसके बगैर भी कई एक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे डिफ्यूजन के बारे में हमने पता होना चाहिए कि ये हमने लोअर क्लास में भी पढ़ा होता है। डिफ्यूजन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको आगे जाके काम आएंगी ये अंडरस्टैंड करने में। तो इसके बाद जो है यहाँ पे इस तरीके से कुछ बात चल रही है। When we talk of the movement of substances, we need first to define what kind of movement we are talking about and also what substances we are looking at. यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जब आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे इन प्लांट्स, आपको इस चीज को क्लियर करना है कि आप किस मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें। आप वाटर के बारे में बात करें, आप मिनरल्स के बारे में बात करें, आप फोटोसिंथेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। Over small distances, substances move by diffusion and by cytoplasmic streaming supplemented by active transport. देखिए, over small distances ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक सेल से दूसरे सेल में मॉलिक्यूल्स को जाना है, इसमें
ज़्यादा जो हमें प्रोसेस काम आती हैं वो आती हैं डिफ्यूजन, और जिसको आप कहते हैं दूसरा एक प्रोसेस दैट साइक्लोसिस। साइक्लोसिस को हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। देखिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस क्या होती है, ये सेल है और ये सेल का साइटोप्लाज्म में इस तरीके से मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म का, यहाँ पे इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट होता है, इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं। तो डिफ्यूजन के जरिए, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के जरिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ओवर शॉर्टर डिस्टेंसेस इन प्लांट्स, और कभी कभार एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है शॉर्टर डिस्टेंसेस में। जो प्लांट में मान लीजिए सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करना है मॉलिक्यूल्स का, उसमें डिफ्यूजन काम आता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग काम आती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम आता है। ये हम यहाँ पे इनकी नंबरिंग कर देते हैं। और शॉर्टर डिस्टेंसेस, दीज मैकेनिज्म्स वर्क डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद transport over longer distances proceeds through vascular system, that's xylem and phloem and is called as translocation। अब ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस है, यहां से रूट से यहां तक स्टेम के टिप तक हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स करना है, और यहां से स्टेम के टिप पे जो लीव्स हैं या यहां पे जो लीव्स हैं वहां से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स करना है अप टू द रूट। तो इसका ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू वेस्कुलर टिश्यूज। किसके थ्रू होगा? थ्रू वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज में आपके आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल्स का, और फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है जिसको आप कहते हैं फोटोसिंथेट्स। गॉट इट? फोटोसिंथेट्स। लेकिन इस वाले मूवमेंट को जो वेस्कुलर टिश्यूज के थ्रू मूवमेंट होता है, दिस मूवमेंट इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन। इस मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन कहा जा रहा है। यहां पे आपको ये चीज याद रखना है। एक तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये शॉर्टर डिस्टेंसेस पे भी ट्रांसपोर्ट जो हुआ थ्रू डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ये भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन को हम कहेंगे, वी कॉल दिस वेरी ट्रांसपोर्टेशन एज ट्रांसलोकेशन। इस वाले ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन का नाम दिया गया है। गॉट इट? इसके बाद है हमारा एक और हमारा प्रोसेस है, इसके बाद है हमारा an important aspect that needs to be considered is the direction of transport in rooted plants. Transport in xylem of water and minerals is essentially unidirectional from roots to stems. Organic and mineral nutrients however undergo multi-directional ट्रांसपोर्ट। अब यही बात की जा रही है जो मैंने इससे पहले आपसे बात की थी कि यहां पे रूट है, ये स्टेम है, और फिर ये लीव्स हैं। जो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ वाटर एंड व्हाट वी कॉल एज अदर मॉलिक्यूल्स, इट इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल, इट इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल फ्लो। लेकिन जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फ्लो जो होता है थ्रू प्लांट बॉडी, दैट इज मल्टी डायरेक्शनल। ये इससे पहले भी हमने बात की थी, जब हमने इस यूनिट को ओपन किया था तब भी मैंने ये बात आप लोगों के साथ की थी। Compounds synthesized in the photosynthetic leaves are exported to all other parts of the plant including storage organs। हमने इससे पहले भी बात की, जो यहाँ पे फोटोसिंथेट्स बनते हैं, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये स्टेम में होता है, रूट में होता है, प्लांट के हर एक हिस्से में होता है। कुछ स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे भी इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। कई प्लांट्स में रूट्स काम करते हैं एज स्टोरेज ऑर्गन्स, कई प्लांट्स में स्टेम काम करते हैं एज स्टोरेज ऑर्गन्स, और फिर वहां से इस फूड को जब हमें जरूरत पड़े, इस फूड को हमें री एक्सपोर्ट करना पड़ता है। वी नीड टू री एक्सपोर्ट दिस फूड। तो इसमें जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होगी दैट इज मल्टी डायरेक्शनल, दैट इज मल्टी डायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, दिस वेरी फ्लो इज नोन एज मल्टी डायरेक्शनल फ्लो। तो यहां पे स्टेम, यहां से लीव से फूड का फ्लो हुआ इनटू द स्टेम, इनटू द रूट। कई एक प्लांट्स में मान लीजिए रूट्स हैं एज स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ फूड, कई प्लांट्स में स्टेम है एज स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द फूड। लेकिन वहां से हमने इस फूड को फिर एक बार निकालना है जब हमें जरूरत पड़े। तो इसमें कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं है, ये मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द फूड है।
मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, लेकिन रूट से निकल के जब चला जाता है ये स्टेम और लीव्स में चला जाता है वाटर और मिनरल्स, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहलाता है। When any plant part undergoes senescence, nutrients may be withdrawn from such regions and move to other growing parts। अब किसी प्लांट की मान लीजिए लीफ की सेनेसेंस हो रही है, इसकी डिकेइंग शुरू होने जा रही है, अब यहां से फूड निकल के किसी और पार्ट में चला जाएगा जब इस प्लांट पार्ट की सेनेसेंस शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से ग्रोथ रेगुलेटर्स जिनको आप कहते हैं ग्रोथ हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है in the plant body. So growth hormones also get transported in the plant body, though in very small amounts, sometimes strictly in polarized or unidirectional manner from where they are synthesized to other parts। Usually इनका जो growth hormones का जो flow होता है that is unidirectional, ये एक ही डायरेक्शन में होता है, जहां से ये बनते हैं वहीं से इनका फ्लो शुरू हो जाता है towards other parts of the body। However, hence in a flowering plant there is complex trophic compounds moving in different directions, each organ receiving some substances and giving out some other substances। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, इनमें एक कम्प्लेक्स सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। कोई ऑर्गन कुछ बना के अलग ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ ऑर्गन वहाँ से फोटोसिंथेसिस बना के जैसे लीव्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के किसी एक और एरिया में। सो दैट इज हाउ द introduction about the transportation of molecules begins in this very unit, which is known as the transport in molecules। In the next lecture we shall inshallah discuss at length the